अधिवेशन सत्र का अध्यक्षीय भाषण के लिए मान्यवर वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, मैं उनको आमंत्रित करता हूं डायस पे आए और इस चर्चा सत्र का अध्यक्षीय भाषण दे। साथियों, अधिवेशन का हमारा दूसरा दिन है और 2 दिन का ये आखिरी सत्र है। आखिरी सत्र का मैं समापन करने जा रहा हूं। जुडिशरी के रेफरेंस में सब्जेक्ट है और इसका मूल निवासी बहुजनों के भविष्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध है और इसलिए इसको हम लोगों ने चर्चा का विषय बनाया है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हमने न्यायपालिका के विरोध में कई सालों तक सारे देश भर में डिस्कशंस और डिबेट का अभियान चलाया। हमने एक विषय न्यायपालिका के विरोध में जो बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए, ये जो सब्जेक्ट है जिस पर सारे देश भर में अभियान चलाया, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का टाइटल ही बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए, इसका टाइटल ही बगैर बोले, इस पर कुछ भी बोले बगैर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर है। इस पर बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं वकील नहीं हूं, वकालत मैंने पढ़ी नहीं है, काजी साहब हाई कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो टाइटल है बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए, इस पर बोले बगैर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर बनता है, इतना मैं समझता हूं। और ऐसा समझने के बावजूद भी हमने इसको टाइटल बनाया, इस पर डिस्कशन किया, इस पर सारे देश भर में हमने डिबेट किया, चर्चा चलाई। हमारे वकील मित्रों ने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मुझे सलाह दिया कि इस पर आप अभियान मत चलाओ। तो मैंने उनको पूछा इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कंटेम्प्ट होगा। तो मैंने पूछा कंटेम्प्ट होने से क्या होगा, उन्होंने बताया सजा होगी। मैंने पूछा कितनी सजा होगी, उन्होंने बताया 6 महीना होगी। मैंने कहा 6 महीना ही होगी या ज्यादा होगी, तो उन्होंने कहा नहीं 6 महीना ही होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 महीना मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। 6 महीना अंदर जाने के लिए मैं तैयार हूं। चर्चा बंद नहीं होगी, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। हमने डिबेट चलाया, हमने अभियान चलाया, कोई जेल हुआ नहीं। अभी तक मैं छुट्टा घूम रहा हूं और ये बात मैंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के लॉयर डॉक्टर के चौहान को कहा था कि कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने उस समय कहा था कि हाँ ये बात सच है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर है, मगर मुझे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था कि आप कौन सी हस्ती हो कि आपको कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं हस्ती हूं इसलिए कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर इस मुद्दे को लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर मुझे कोर्ट जेल में डालती है तो डालने से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि फिर ये डिस्कशन और डिबेट का मैटर ये हमारे समाज के लिए ज्यादा गंभीरता का मामला होगा। यानी मुझे जेल में डालने के पहले वो लोग हमारे गंभीर नहीं होंगे, अगर मुझे जेल में डाल दिया फिर तो ये मामला गंभीर हो जाएगा, फिर ये मैटर होगा, फिर ये इश्यू होगा। तो इससे जो शासक वर्ग है उसके लिए ज्यादा खतरा पैदा होगा।
इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको बोलने दो। एक आदमी को समझ में आया हम क्या बदमाशी कर रहे हैं, बाकी को तो पता ही नहीं है। ये बोलेगा बोलेगा बोलेगा, कितना बोलेगा, थक जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे हुआ। कुछ कंटेम्प्ट ने हम लोगों को जेल नहीं हुआ, हम बोलते रहे बोलते रहे। फिर जो हम बोलते थे न्यायपालिका के खिलाफ में, तो न्यायपालिका के जिन मुद्दों के बारे में हम बोलते थे, करिया मुंडा का रिपोर्ट आया। करिया मुंडा झारखंड का आदिवासी मेंबर पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी का। वो करिया मुंडा संसदीय समिति का चेयरमैन बने। उन्होंने इसके विरोध में कि न्यायपालिका में जातिवाद चलता है, जातिवादी पूर्वाग्रह चलता है, ऐसा रिपोर्ट में लिखकर उन्होंने संसदीय समिति का रिपोर्ट दिया। और इसके बारे में चर्चा हुई। पार्टी का आदमी है, ये बैकवर्ड क्लास है। वो उस संसदीय समिति का चेयरमैन बना, और संसदीय समिति का चेयरमैन बनने के बाद उसने दूसरा रिपोर्ट दिया। यानी जुडिशियल मैटर के ऊपर जो संसदीय समिति बनी, उस कमेटी का ये चेयरमैन है, उसने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन है जिसको हमने आज के विषय में डिस्कशन का, डिबेट का सब्जेक्ट बनाया। ये बैकग्राउंड हम लोगों को ठीक से समझना चाहिए, इसलिए ये बैकग्राउंड में आप लोगों को बता रहा हूं। ये सब्जेक्ट उस संसदीय समिति का रिपोर्ट का कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति, न्यायाधीशों के नियुक्ति की नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से भी ज्यादा घटिया है, खराब है। ये रिपोर्ट दिया। ये टाइटल हमने, इस तरह का टाइटल हमने क्यों बनाया? एक कंक्लूजन जो उस कमेटी का है उसको ही टाइटल क्यों बनाया? क्योंकि ये इस कमेटी के रिपोर्ट का एक क्रक्स है और इंपॉर्टेंट चीज है। उस कमेटी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले नियुक्ति की एक व्यवस्था हुआ करती थी। वो नियुक्ति की व्यवस्था क्या होती थी? राज्य सरकार का जो कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल का समूह होता था, वो स्टेट के हाई कोर्ट में कौन लोग होने चाहिए जज, उसके लिए रिकमेंडेशन करता था, और वो नाम गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें से कुछ नामों को रिकमेंड करके राष्ट्रपति को अपॉइंट करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की मान्यता के लिए भेजता था। और राष्ट्रपति जब मान्यता देते थे तो मान्यता देने के बाद गैजेट में पब्लिश करके न्यायाधीशों की नियुक्ति फाइनल हो जाती थी। ये पुरानी व्यवस्था थी।
इस पुरानी व्यवस्था को न्यायपालिका ने खत्म कर दिया। क्या कहकर खत्म कर दिया कि इससे न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रह सकती, इससे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार निर्माण हो सकता है, इससे न्यायपालिका स्वायत्त नहीं रह सकती, इससे न्यायपालिका एटोनोमस नहीं रह सकती। ये अपॉइंट करने वाली जो मशीनरी है उसके प्रति वो अनुग्रहित करने वाली रह सकती है। ऐसा कहकर 1982 में संविधान पीठ बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। शायद वो 9 जज का था, बराबर है, 9 जज बेंच, संविधान पीठ उसको कहते हैं, लार्जर बेंच था। 9 पीठ बोले तो संविधान पीठ माना जाता है, और ये सामान्य पीठ नहीं था, ये संविधान पीठ बनाया। इस संविधान पीठ ने 1982 में गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ना गुप्ता वर्सेस, ये जो गुप्ता था ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, बराबर है, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने शायद मेरे ख्याल से उस समय जो एडवोकेट लोगों की जो बार काउंसिल थी, ये बार काउंसिल का भी कोई शायद पदाधिकारी रहा होगा, ऐसा सुनने में आया है, जानकारी में आया है। तो उसने कोर्ट में केस डाली। ऐसे भी हो सकता है कि न्यायाधीशों ने उनको इशारे इशारे से कहा हो कि जरा केस लेके आओ, तो आजकल ऐसा भी चलता है, चल रहा है। तो इस तरह से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पुरानी व्यवस्था थी न्यायाधीशों के नियुक्ति की, रद्द कर दी। और रद्द करने के बाद नई व्यवस्था बनाई। इस नई व्यवस्था में क्या बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज है, 3 या 4 जज, कितने जज है, 3 या 4, 3 जज, 3 जज का कॉलेजियम बनाया जाएगा। और ये जो सीनियर मोस्ट 3 जज है वो हाई कोर्ट के जजेस के लिए लोगों के नाम को रिकमेंड करेंगे, और वो जिनके नामों को रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को उस पर सिंपली साइन करना होगा। इसका मतलब है कि जजेस को अपॉइंट करने की अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली। लोकसभा का सभापति सोमनाथ चटर्जी ने कहा, दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी भी देश में जजेस को अपॉइंट करने का अधिकार जजेस को ही हो, ऐसा कोई दुनिया में किसी भी देश में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है दुनिया में। ऐसी व्यवस्था 82 में गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में 9 जज बेंच ने फैसला दिया। और फैसला देने के बाद जजेस के अपॉइंटमेंट का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया। जो कारण देकर उन्होंने ये अपने पास लिया, मैं ऐसे मानता हूं कि वो वास्तव कारण नहीं था, वो रियल कारण नहीं था, वो सच्चा कारण नहीं था। अगर आप लोग थोड़ा सा, आपको थोड़ा बता दूं, 81 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास आया,
थोड़ा हिस्टोरिकली एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा। 77 में कांग्रेस की सरकार चली गई, जनता पार्टी की सरकार आई और कई राज्यों में मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लासेस के हुए और वो भी कांग्रेस के विरोध में काम करने वाले बैकवर्ड क्लासेस के मुख्यमंत्री हुए। वो 77 के बाद वाला जो एरिया है, क्षेत्र है, उसी दौरान उसके बाद के ही डेवलपमेंट में लालू प्रसाद यादव भी उसके बाद में आए हुए हैं। वो डेवलपमेंट उसके बाद का है, 77 के बाद का। और 77 के बाद में 81 में मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन के बाद का 82 में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया। ये अप्रहेंशन मैं ऐसा मानता हूं कि हाई कास्ट के लोगों ने ये अनुमान किया कि भविष्य में बहुत सारे राज्यों में राजनीतिक व्यवस्थाएं बैकवर्ड क्लासेस के नियंत्रण में जा सकती है। बहुत सारे मंत्री या विधायिका में बैकवर्ड क्लासेस का बहुमत आ सकता है। केवल विधायिका में नहीं, मंत्रिमंडल में आ सकता है। केवल मंत्रिमंडल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भी उनका हो सकता है। ऐसे स्थिति में हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंटमेंट करने का रिकमेंडेशन इन लोगों के हाथों में आएगा और अगर इनके हाथों में आएगा तो ये हाई कोर्ट में अगर अपने जज बनाने में कामयाब हो गए तो वही हाई कोर्ट के जज सीनियर होकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा उसको रीड करके आपको विश्लेषण करके समझा रहा हूं कि उनके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने जो कारण देकर इस सिस्टम नियुक्ति का बदला और नया सिस्टम लाया, सांसदीय समिति कहती है वो पुराने सिस्टम से ज्यादा घटिया है। और सांसदीय कमेटी ने जो कहा वो गलत नहीं है। पुरानी सिस्टम से नया सिस्टम ज्यादा घटिया है क्योंकि उसमें बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस एएस आनंद, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। उसने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को चेंज करने का काम किया, ऐसा आरोप उसके ऊपर लगा और सुप्रीम कोर्ट में केस चली। शायद यादव जी को जानकारी होगी। मैं तो बदमाशों के ऊपर निगाह रखता हूं, जो भी बदमाश है मेरे निगाह में, मैं कोई रिकॉर्ड नहीं रखता हूं, दिमाग में मेरे कंप्यूटराइज फिट हो जाता है, नाम के साथ बताते रहता हूं। फिर मैं एएस आनंद जम्मू कश्मीर का था, हमारे डोगरा जी भी जम्मू कश्मीर के हैं इसलिए उनको बता रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर का बदमाश था। मंडल कमीशन में ही धोखा दिया इसने। हाँ नहीं, ये आपको बताता हूं मैं। और दूसरी बात उससे आगे फिर दूसरा एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुआ, सबरवाल, और सबरवाल के विरोध में एएस आनंद से ज्यादा गंभीर आरोप, वो भी रिटायर हो गया, वो पंजाबी ब्राह्मण सबरवाल। और ये कोई साधारण जज नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सांसदीय समिति ने कहा कि ये जो नई सिस्टम है, इस नई सिस्टम ने जजेस ही अपॉइंटमेंट करे, इससे अनियंत्रित सत्ता जजों के हाथों में आई। जब सत्ता अनियंत्रित होती है तो वो हर हालत में भ्रष्ट होती है। ऐसा दुनिया के महान फिलोसोफर लोगों ने, तो अनियंत्रित सत्ता हमेशा भ्रष्ट होती है। तो अनियंत्रित सत्ता जब जुडिशरी के लोगों के हाथों में आई तो वो भ्रष्ट हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसा चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लग रहा है। और इंडिया के फेमस लॉयर जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी वकालत करते हैं, ऐसे लॉयर, उनके ऊपर इंक्वायरी किया जाना चाहिए। इस तरह का आरोप उनके खिलाफ में लगाया जा रहा है। इसका मतलब है वास्तव में ऐसे लॉयर अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो कोई गैर जिम्मेदार लोग नहीं है। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे होंगे, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं
उसके बारे में उन्होंने छानबीन की होगी, उसके बाद ही वो अखबार में बयान दे रहे हैं। इसका मतलब वो गैर जिम्मेदार लोग नहीं है। जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला होगा। सभरवाल पर आरोप है उन्होंने अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसले दिए, इस तरह का आरोप है। कितना गंभीर मामला है साथियों। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जस्टिस यशवंत राव चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और बहुत साल रहे, ये पूना का ब्राह्मण थे, उसका बेटा भी सुना है बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया गया है, हमारे महाराष्ट्र का है। उसका बेटा बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। और काटजू नाम का जो एक नाम है, काटजू, उसका दादा जज था, उसका बाप जज हो गया, उसका अभी बेटा तीसरी पीढ़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज है। यानी भाई भतीजावाद जो है, यानी एक तो भ्रष्टाचार है, दूसरा भाई भतीजावाद है। यानी जो आरोप लगाकर पुरानी नियुक्ति की व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था लाया, उसने जुडिशरी को और ज्यादा भ्रष्ट बनाया। भ्रष्ट ही नहीं बनाया, भाई भतीजावादी भी बनाया। यानी ज्यादा घटिया व्यवस्था जो है, ये नई नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो ज्यादा घटिया व्यवस्था बनी। ये जो आरोप लगाया गया ये गलत नहीं है। मैं तो आरोप जो लगाया गया उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए सबूत के तौर पर ये उदाहरण पेश कर रहा हूं, ताकि आपको लगे कि ये कोई इसी तरह के सामान्य तौर पर लगाए गए आरोप नहीं है। और मैं तो इसलिए भी इस ज्यादा होकर आरोप पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये जुडिशियल मैटर नहीं है। आपको सुनकर और आश्चर्य लगेगा कि सभरवाल के ऊपर लगे हुए आरोप की इंक्वायरी हो सकती है। ये जानकर सुप्रीम कोर्ट में प्रायोजित केस डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करके इंक्वायरी नहीं होगी ऐसा फैसला भी दे दिया। कातिल भी वही, मुंसब भी वही, कातिल भी वही, मुंसब भी वही। एक शेर है उर्दू में, मेरे अखरबा का दावा किस पर, मेरे अखरबा का दावा किस पर, कातिल भी वही और मुंसब भी वही। ये तो इस तरह के फैसले हैं कि कातिल भी वही है, मुंसब भी वही है, वही अपराध कर रहे हैं, वही फैसले कर रहे हैं। वो कहते हैं नेता लोग भ्रष्ट है, उनकी जांच होनी चाहिए, उसके लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर जुडिशरी कहती है नेता भ्रष्ट है, उनकी जांच होनी चाहिए, तो तुम लोगों के खिलाफ में अगर आरोप हो रहा है तो तुम्हारी जांच नहीं होनी चाहिए? तुम खुदा हो, तुम भगवान हो, तुमको खुदा के तौर पर तो नहीं माना जा सकता। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट की व्यवस्था संविधान सभा ने बनाई, तो इसका मतलब है संविधान सभा ये मानती थी कि जज भी मनुष्य ही होता है, तभी तो इंपीचमेंट की व्यवस्था की। महाअभियोग संसद के द्वारा चलाने की व्यवस्था की, इससे सिद्ध होता है। साथियों, मैं तो ज्यादा गंभीर बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जुडिशरी केवल अनियंत्रित नहीं है, जुडिशरी केवल भाई भतीजावाद नहीं कर रही है, जुडिशरी केवल अपॉइंटमेंट में और अपॉइंटेड लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, उससे बहुत ज्यादा गंभीर मैं बात कहना चाहता हूं। वो बात क्या है? वो बात यह है कि भारत के संविधान में जो वंचित लोग हैं उनके लिए जो खास व्यवस्थाएं की गई है, ये जुडिशरी उन वंचित लोगों के विरोध में, संविधान के प्रावधानों के विरोध में, प्रावधान कुछ और है और फैसले कुछ और दे रही है। मैं ज्यादा गंभीर बात किस बात को मानता हूं आप लोगों को बताना चाहता हूं।
अगर जज भ्रष्टाचार कर रहा है, इंडिविजुअल मामला है। जज भाई भतीजावाद कर रहा है, इंडिविजुअल मामला। अगर जज सामाजिक रूप से पूर्वाग्रही बनकर अनुसूचित जाति के खिलाफ, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ, बैकवर्ड क्लासेस के खिलाफ फैसला दे रहा है, ये मामला इंडिविजुअल नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लोगों के विरोध में देने वाले फैसले हैं। इसलिए ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर भाई भतीजावाद करता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियंत्रित होता है, वो एक अलग मुद्दा है। अगर जज पूर्वाग्रही होकर, सामाजिक दृष्टि से पूर्वाग्रही होकर फैसला करता है, जैसे मंडल कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का फैसला दिया। क्रीमी लेयर एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात है और भारत के संविधान में एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस, इसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का काम किया। यह काम संसद का है। अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया उसमें लगाया चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ए रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ द कंट्री, भारत का जो प्रतिनिधि गृह है, भारत की जो संसद है, ये उसका अधिकार है। उसका केवल अधिकार नहीं, उसका विशेषाधिकार है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अधिकार दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में लॉ बनाने का अधिकार केवल मात्र विधायिका के पास में है। और विधायिका के पास में भी लॉ बनाने का अधिकार क्यों होता है, उसका भी एक मौलिक कारण है। वो मौलिक कारण क्या है? क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और इसीलिए जनता के लिए उनको कानून बनाने का अधिकार है, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। क्या जज जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है जो उनको कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है? उनको एक मौलिक डिफरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही कानून बनाने का अधिकार हो सकता है। और जो लोग केवल जज के तौर पर अपॉइंटेड है, वो जज ये लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और इसलिए उनको जनता के लिए कानून बनाने का अधिकार किसी भी स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता। ये मौलिक अंतर हम लोगों को समझना होगा, ये मौलिक फर्क हम लोगों को समझना होगा। जो जनता के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं हो सकता। ये मौलिक सिद्धांत है। कानून बनाने का अधिकार किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, ये बात साथियों ठीक से हम लोगों को समझना होगा। इसलिए मैं ये मानता हूं, अगर न्यायाधीश इंडिविजुअली भ्रष्ट है, वो उतना कंपैरेटिवली भयानक मामला नहीं है। अगर वो अनियंत्रित है, अगर वो भाई भतीजावाद करता है, तो उतना ज्यादा भयानक मामला नहीं है। मगर वो सामाजिक दृष्टि से पूर्वाग्रही होकर अगर फैसला करता है, तो 52% लोगों के विरोध में न्यायपालिका ने क्रीमी लेयर का फैसला दिया। ये 52 करोड़ लोगों के खिलाफ में फैसला है, कोई इंडिविजुअल मामला नहीं है। 52 करोड़ लोगों के भविष्य पर प्रभाव डालने वाला मामला है, ये कोई साधारण मामला नहीं है। इसलिए हम लोगों को दो मुद्दों के बारे में अंतर कर लेना चाहिए। एक, जज इंडिविजुअली अगर कोई भ्रष्ट है तो लाख रुपया 2 लाख रुपया पार्टी से लेकर फैसला कर लेगा, और सामाजिक दृष्टि से पैसा लिए बगैर, सामाजिक पूर्वाग्रह में पैसा लिए बगैर अगर क्रीमी लेयर का फैसला दे देता है, पैसा भी नहीं लेता है, भ्रष्टाचार भी नहीं करता है, वो अनियंत्रण भी नहीं है, भाई भतीजावाद भी नहीं कर रहा है, मगर 52 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला फैसला दे रहा है, और वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कुछ है, वो फैसला कुछ और दे रहा है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर दिया उन्होंने। न्यायपालिका ने 92 में मंडल कमीशन के जजमेंट में ही ये फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि रिजर्वेशन इज अ फंडामेंटल राइट। 9 जज कह रहा है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट। 99 में
सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के लोगों ने फैसला दिया रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। 9 जज कह रहा है फंडामेंटल राइट है, 5 जज कह रहा है नहीं है। मैं आपको खास बात बताता हूं, जब 9 जज कह रहा है तो क्या 5 जज के लोगों को फंडामेंटल राइट है या नहीं है, इस पर फैसला देने की तो छोड़ो, विचार करने का अधिकार है। मैं तो वकील नहीं हूं, मगर यहां हमारे जज लोग हैं, रिटायर्ड जज है और हाई कोर्ट के वकील भी यहां है। मैं एक मौलिक सवाल खड़ा कर रहा हूं, वो कौन सा, कि जब 9 जज कह रहे हैं फंडामेंटल राइट है, तो क्या 5 जज के बेंच को विचार करने का भी इस पर अधिकार है कि ये है या नहीं है? मैं समझता हूं भाई, इसीलिए तो सवाल उठा रहा हूं। 5 जज के लोगों को इस पर है या नहीं है, इस मुद्दे पर बेंच बनाकर चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है, फैसला देने का तो बहुत दूर की बात है। मगर उन्होंने ना केवल डिस्कस किया बल्कि फैसला दिया। 5 जज ने कहा फंडामेंटल राइट नहीं है। अब 2 फैसला हो गया। अब हम नागरिक है, अब नागरिक के सामने 2 फैसला हो गया। 9 जज कह रहा है फंडामेंटल राइट है, 5 जज कह रहा है नहीं है। अब हम नागरिक है, कल्पना करो हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमारे सामने 2 जज है, दोनों जो निर्णय है वो लिखित है। अब हम लोग जो है, जो नागरिक है, वो 5 जज को फॉलो करे या 9 जज को फॉलो करे? एक और दूसरा मौलिक सवाल आप लोगों के सामने खड़ा कर रहा हूं। ये सवाल मैं इसलिए आप लोगों के सामने खड़ा कर रहा हूं, ये जो जज है काय के लिए बनाए जाते मालूम है? खत्म करने के लिए। अरे ये फैसले ऐसे दे रहे, वो सवालों के जवाब कम देते हैं और नए सवाल ज्यादा पैदा करते हैं। मैं वकील नहीं हूं, वकालत मैंने पढ़ी नहीं है, मगर मैं ये मानता हूं कि अगर जस्टिस फैसले देकर व्यवस्था निर्माण करता है, तो जस्टिस लोगों ने जो फैसले दिए उससे व्यवस्था निर्माण होने के बजाय अव्यवस्था निर्माण हो गई, नए सवाल खड़े हो गए। अभी हमारे सामने सवाल खड़ा हो गया, 9 जज को फॉलो करे या 5 जज को फॉलो करे? ऐसा सवाल होना नहीं चाहिए था, सवाल निर्माण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जस्टिस लोगों को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए जिससे सवालों के जवाब मिलने के बजाय सवाल पैदा हो जाए। 5 जज के लोग कह रहे हैं फंडामेंटल राइट नहीं है, 9 जज के लोग कह रहे हैं फंडामेंटल राइट है। स्वाभाविक है, 9 जज के लोगों को ही मानना पड़ेगा हम लोगों को, 5 जज के लोगों को नहीं मान सकते। अगर 9 जज के लोगों के फैसले को मानना पड़ेगा, क्योंकि यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही है कि ज्यादा लार्जर बेंच जो है, 9 जज के बेंच ने अगर फैसला दिया कि फंडामेंटल राइट है, तो उसको रद्द करने का अधिकार 11 जज के बेंच को है। बराबर है? 11 जज के बेंच को रद्द करने का तो छोड़ो, विचार करने का अधिकार भी 11 जज को, और रद्द करने का फैसला देने का अधिकार भी 11 जज को। विचार करने के लिए भी 11 जज का बेंच चाहिए। वो आर्टिकल तो आप लोग वकालत करने वाले लोग बताओ, मैं तो अपने केवल दलील के आधार पर ही आप लोगों को बताता हूं। फिर वकील लोग सपोर्ट में आर्टिकल बता देते हैं, वो ठीक है। हाँ भाई मेजराम जी, आप जो बोल रहे हैं वो आर्टिकल के तहत बराबर है। मैं आर्टिकल के बजाय अपने दलील से ही मामला चलाता हूं। 9 जज के विरोध में अगर कोई विचार भी करना है तो 9 जज भी नहीं कर सकते, उसके लिए 11 जज के लोग बनाना पड़ेगा बेंच। और फिर अगर उसको रद्द करना है तो भी उसको 11 जज का ही बेंच चाहिए। मगर 5 जज के लोगों ने उस निर्णय को रद्द कर दिया। आखिरकार 9 जज का फैसला होने के बावजूद भी 5 जज के लोगों ने ऐसा फैसला किया, नहीं करना चाहिए था। मेरे जैसे नॉन जुडिशियल आदमी को जो समझ में आता है, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 5 जज सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनको समझ में नहीं आता, इस वजह से उन्होंने फैसला दिया, ऐसे कहा जा सकता है?
मैं एक दूसरा सवाल आप लोगों के सामने खड़ा कर रहा हूं कि वो ना समझदार लोग हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा फैसला दिया। ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो क्या कहा जा सकता? वो बदमाश है, इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला दिया, ऐसे कहना पड़ेगा। तर्क दलील बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये ना समझदार लोग हैं। क्यों नहीं कह सकते? जब वो सुप्रीम कोर्ट तक जज बन के गए तो इसलिए हम उनको ना समझदार नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सीनियर मोस्ट जज है, इसलिए ना समझदार नहीं कह सकते हैं। अगर वो ज्यादा समझदार है ऐसा मानते हैं तो फिर उन्होंने ऐसा कैसे फैसला दिया? अगर ऐसा फैसला दिया तो इसका मतलब है ये बदमाशी का काम है, ये प्रूव हो जाता है। अब सवाल है ये बदमाशी उन्होंने क्यों की? ये भी विश्लेषण की बात है भाई, समझना चाहिए हम लोगों को कि आखिर बदमाशी का भी तो कोई कारण होता है। दुनिया में हर परिणाम का कारण होता है, कोई भी परिणाम बगैर कारण से नहीं होता। हर परिणाम के पीछे कारण होता है, केवल ढूंढना पड़ता है। ये फैसला 99 में आया और 90 में प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, अंडरटेकिंग में शुरू हुआ। पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन लागू होने से आरक्षण खत्म हो रहा था। अगर आरक्षण खत्म जिसका हो रहा है, अगर उसमें से कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इससे मेरा फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, अगर ये मुद्दा लेकर के कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाता तो ये बात प्रूव की जा सकती है कि गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होने से एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन अगर फंडामेंटल राइट है तो उसका वायोलेशन हो रहा है, क्योंकि वो खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन से खत्म हो रहा है। इसका मतलब उसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है। अगर उसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है तो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करने वाली कोई भी नीति लागू करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है या किसी भी गवर्नमेंट को नहीं है। मैं वकील नहीं हूं, मगर ये लड़ाई करते करते मैं भी एक दूसरे किस्म का वकील हो गया हूं, क्योंकि समाज में लड़ाई लड़ने के लिए भी वकालत करनी पड़ती है। समाज की भी वकालत करनी पड़ती है, एक कोर्ट ऑफ लॉ में वकालत करनी पड़ती है, एक कोर्ट ऑफ पीपल में वकालत करनी पड़ती है। तो वो मैं जो मुद्दे खड़े कर रहा हूं ये कोर्ट ऑफ द पीपल के मुद्दे हैं और डेमोक्रेसी में अहम और मौलिक मुद्दे हैं। इसलिए कोई भी सिटीजन जो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का है, वो ये मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये अनुमान जुडिशरी में बैठे हुए ब्राह्मणवादी लोगों ने अंदाज किया और केंद्र सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, इस नीति को अमल में लाने वाले लोग हैं, उनके ही अपॉइंटमेंट किए हुए लोग ना होने के बावजूद भी उनके जातीय पूर्वाग्रहों को और जातीय वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए ये जुडिशरी में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं, ये उनको मालूम है, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को वहां उठाया होगा। और 5 जज के लोगों ने 9 जज का फैसला रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है ऐसा होने के बावजूद भी 5 जज के लोगों ने रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है ये फैसला दे दिया। अब इसके बाद कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है तो इस डिसीजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच इस तरह के किसी भी आदमी की कोई केस हियरिंग के लिए भी लेने के लिए इनकार कर सकता है और वो प्राइमरी लेवल पर ही उसको रिजेक्ट करके उसको खत्म कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने ये फैसला दिया। मेरा ये विश्लेषण है, मेरा अपना ये देश में जो चल रहा है उसको आधार देकर के मैं ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए साथियों, ये सारे जो गलत फैसले होते हैं, अगर कोई जज भ्रष्ट है, अनियंत्रित है और भाई भतीजावाद करता है, उससे ज्यादा खतरनाक मामला अगर वो सामाजिक दृष्टि से पूर्वाग्रही है तो वो करोड़ों लोगों के जीवन को खत्म करने का षड्यंत्रकारी फैसला दे सकता है।
और ऐसा फैसला उन लोगों ने दिए जिसका परिणाम 85 करोड़ लोगों के जीवन पर पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लोग क्रीमी लेयर का फैसला देते हैं और उसके लिए कहते हैं कि गरीब लोगों को आरक्षण का फायदा होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पूछना चाहता हूं, क्या आरक्षण की योजना गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम है? एक मौलिक सवाल, एक फंडामेंटल सवाल। रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है रिप्रेजेंटेशन है। अगर रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब है कि रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। अगर न्यायपालिका को गरीबों के प्रति इतनी ही हमदर्दी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने वाले लोगों को ऑर्डर करे कि अपने बजट में गरीबी निर्मूलन के लिए एडेक्वेट बजट का प्रावधान करे। ऐसा फैसला तो जुडिशरी वाले दे नहीं रहे और हम लोगों को मूर्ख समझते हैं, गधा समझते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोगों को भी समझ में आता है, ऐसा नहीं कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। ये जो सारा खेल चल रहा है ये अपने जातीय वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए ये सारा का सारा मामला हो रहा है। इसलिए साथियों, अगर कोई इंडिविजुअली भ्रष्ट है, जज अनियंत्रित है, भाई भतीजावाद करता है, वो समस्या कंपैरेटिवली लोअर लेवल की है, मगर उससे ज्यादा भयानक समस्या सामाजिक पूर्वाग्रहों के आधार पर दिए गए फैसले हैं। और इस वजह से मैं मानता हूं कि ये फैसले देने का भी एक मूल कारण है। वो मूल कारण क्या है कि जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जो जुडिशरी है ये जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जब तक जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी इस देश में किसी किस्म का कोई न्याय नहीं हो सकता। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऐसे किसी भी फैसले को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं जो सामाजिक पूर्वाग्रह के तहत संविधान में लिखा कुछ है और न्यायपालिका के लोग व्याख्या करने के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अगर उसके विरोध में फैसला देते हैं तो मैं उस फैसले को मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि ये जुडिशरी में बैठे हुए ऊंचे जाति के लोग और केंद्र सरकार में बैठे हुए ऊंचे जाति के लोग, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दिए जाने वाले फैसले हैं। मैं इसको और ज्यादा गंभीर बात मानता हूं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसले दिए जा रहे हैं और अगर विधायिका के अंदर रहने वाले लोग अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फैसले नहीं दिए जा रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले संविधान में लिखी हुई बातों के विरोध में हैं, संविधान में लिखी हुई बातें कुछ और है और ये फैसले कुछ और दे रहे हैं, तो विधायिका के लोगों को संविधान ने अधिकार दिया कि ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के बदलने का अधिकार संसद के पास सुरक्षित है। अगर संसद पर नियंत्रण करने वाली पार्टियां, संसद पर नियंत्रण करने वाले लोग अगर ऐसे फैसले को बदलने का निर्णय नहीं कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि न्यायपालिका के जजेस के जो दिए गए निर्णय हैं एक केंद्र सरकार चलाने वाले लोग और उन पर नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दिए गए फैसले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनको ये फैसले संसद में ले जाकर बदल देना चाहिए। संसद सुप्रीम है, संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलने का अधिकार है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलने का अधिकार है, मैं आपको सबूत देता हूं। 92 में केस मंडल कमीशन का था, मामला ओबीसी का था। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में फैसला दिया। कितनी गलत बात है भाई।
अरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग पार्टी ही नहीं है और तुम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विरोध में फैसला दे रहे हो। यानी सुप्रीम कोर्ट में गणपत राव गया ही नहीं और तुमने गणपत राव के विरोध में फैसला दे दिया। साला बड़ा अजीब लोग हो भाई। अरे गणपत राव तुम्हारे कोर्ट में आया था क्या कि इसके ऊपर फैसला करो, या तो समर्थन में करो या तो विरोध में करो? तुम्हारे कोर्ट में गणपत राव आया ही नहीं और तुमने गणपत राव के विरोध में फैसला दे दिया। शेड्यूल कास्ट के लोग मंडल कमीशन में पार्टी नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग मंडल कमीशन में पार्टी नहीं थे। अगर वो पार्टी नहीं थे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में 9 जज बेंच ने फैसला दिया। जब 92 के केस में SC ST के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में फैसला दिया तो क्या हुआ? संसद ने यह फैसला रद्द कर दिया। जब संसद ने यह फैसला रद्द कर दिया तो प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है कि संसद को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रद्द करने का अधिकार है। हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपको सबूत भी बता रहा हूं। अगर संसद को सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने का अधिकार है तो इसका मतलब है संसद सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए सुप्रीम, पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम। ये आधार पर, इसके आधार पर प्रमाणित होता है। और वास्तव में जिनको कानून बनाने का अधिकार है वही डेमोक्रेसी में सुप्रीम होते हैं। ये दुनिया में डेमोक्रेसी का मौलिक आधार है जिसके आधार पर डेमोक्रेसी खड़ी है। और इसलिए साथियों, जो लोग विधायिका पर नियंत्रण कर रहे थे उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे फैसले जो संविधान की मूल धारणा और मौलिक भावना के विरोध में है उसको संसद पर नियंत्रण करने वाले लोगों ने बदल देना चाहिए था, बदलने का काम नहीं किया। इससे सिद्ध होता है संसद पर नियंत्रण करने वाले लोग और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने वाले लोग दोनों एक ही जातीय पूर्वाग्रह को पालने वाले लोग हैं, अपने वर्चस्व को बनाए रखने वाले लोग हैं। इसीलिए दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा खेल खेला, ऐसे कहा जा सकता है, इसको सिद्ध किया जा सकता है इसके आधार पर। और इसलिए साथियों, मामला इससे बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, इससे मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसलिए मैं कहते रहता हूं, मामला न्याय का न न्यायपालिका से होगा, मामला ना विधायिका से होगा। इसलिए हम लोगों को जन आंदोलन निर्माण करने के अलावा जो विश्लेषण करके मैंने आपको बताया उसका इलाज न्यायपालिका से भी नहीं हो रहा, उसका इलाज संसद से भी नहीं हो रहा है। इसलिए उसका इलाज जन आंदोलन के द्वारा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर जन आंदोलन से हम लोग विधायिका के सामाजिक चरित्र को पूरी तरह से अगर बदल देते हैं तो न्यायपालिका के ऊपर जिन वर्चस्वशाली जातियों का नियंत्रण है उसको खत्म किया जा सकता है। ये सॉल्यूशन है। मैं जस्टिस यादव जी को सॉल्यूशन पूछ रहा था, उन्होंने शायद अपने भाषण में बताया भी होगा, मैं सुन नहीं पाया, मगर मैं जो सोचता हूं वो विचार आप लोगों को बता रहा हूं। जो परिस्थितियां है वो बहुत जटिल है, जो परिस्थितियां है वो बहुत गंभीर है। और इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जन आंदोलन का कोई विकल्प नहीं। आप लोग MLA चुनवाने के बारे में सोचते हो, आप लोग MP चुनवाने के बारे में सोचते हो, अरे कुछ नहीं है उनके पास, सारा मामला खत्म कर दिया गया है। इसलिए जन आंदोलन के अलावा बिल्कुल भी कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए साथियों, अगर हम संसद का सामाजिक चरित्र बदलना चाहते हैं तो जन आंदोलन करना होगा। और अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे विधायिका पर नियंत्रण बदल जाएगा। ऐसा करने से न्यायपालिका पर जिन लोगों ने नियंत्रण स्थापित किया
उसको भी बदलना संभव है। यही एकमात्र विकल्प है, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मैं इस मुद्दे पर इतनी ही बात कहना चाहता हूं, और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, एक बहुत ही अत्यंत